बट एक्चुअली कुछ मूवमेंट करनी थी फ्रॉम तेहरान टू मॉस्को, ये भी पॉसिबिलिटी है मुकुल जी। बिल्कुल। मेजर विराट, आपसे समझना चाहूंगा कुवैत को लेकर जो अपडेट है कि कुवैत में 3 अमेरिकी सैनिक मार दिए गए हैं। ईरान बार बार दावा कर रहा है, लेकिन अभी अमेरिका आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करना चाहता। अगर ऐसी कोई संभावना है तो ये कितनी बड़ी चोट देख पा रहे हैं आप अमेरिका के लिए एक बार फिर? देखिए, किसी भी अमेरिकी सैनिक का मरना वैसे भी पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का संदेश भेजता है कि भाई इतनी बड़ी जो सैन्य शक्ति है उसके भी लोग मारे जा रहे हैं, उसके भी जो सैन्य कर्मचारी हैं वो मारे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं है अमेरिका के लिए। आपको पता ही है नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं यूएस में, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी जो अपनी खुद की पर्सनल इमेज है वो भी कहीं ना कहीं स्टेक पे है। दूसरी चीज, उनकी जो जिसे रेटिंग्स कहते हैं वहां पे, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स, वो काफी नीचे चली गई हैं, तो ये ओवरऑल उनके हित में तो नहीं है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं बार बार ये संघर्ष विराम जो हुआ था बीच में, आपने देखा 60 दिन का, वो बार बार टूट चुका है पिछले 4-5 दिन में, और ईरान की तरफ से भी बमबारी की गई है, यूएस की तरफ से भी लगातार बहुत बड़े स्तर पे बॉम्बिंग्स की जा रही हैं, जो मिलिट्री एसेट्स हैं ईरान के उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये संघर्ष कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ज्यादा दिख रहा है, ना कि कम होते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल भी कहीं ना कहीं साउथ लेबनान में लगातार लोगों को हताहत कर रहा है, ये कहते हुए कि ये हिजबुल्लाह के लोग हैं, उनको मार रहा है। तो ये अब कहीं रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। और जैसा कि अभी आप ये रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 3 हताहत हुए हैं, जो अभी कंफर्म नहीं है, 3 अमेरिकन सैनिक, तो ऐसी स्थिति में ये और बढ़ेगा। जैसे देखिए, एक चीज होती है इमेजेस का जो इम्पैक्ट होता है। आज की डेट में अगर कहीं पे इस तरीके की कोई सैनिक मारे जाते हैं और उनके कॉफिन्स, जो ताबूत हैं, वो जब वापस घर पहुंचते हैं, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लोगों की साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होता है, लोगों के मन पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और ये जो विजुअल्स हैं, ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस अमेरिकी साख को भी बहुत डेंट पहुंचा है, बहुत झटका लगा है पिछले कुछ समय में। क्यों? क्योंकि इसने लिमिट्स दिखा दी है अमेरिकी मिलिट्री माइट की, कि कितना स्ट्रेच कर सकते थे या ओवर स्ट्रेच कर सकते थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ये कहा, देखिए 6 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बिल्कुल क्लियरली बोली थी कि हम अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं ईरान का। वो हुआ नहीं, मुकुंद, को हुआ नहीं, और उसकी वजह से अमेरिकी साख को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जो विजुअल्स जा रहे हैं, और अगर ये 3 कॉफिन्स और आगे आने वाले समय में और जो कॉफिन्स जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसा एक आप कह सकते हैं क्वागमायर बनता जा रहा है, एक ऐसा दलदल बनता जा रहा है जिसमें अमेरिका लगातार फंसता ही जा रहा है। दिख नहीं रहा कि वो इससे निकल पाएगा जल्द। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने को नहीं तैयार है, और ईरानियों को तो जो भय था कि एक दिन लड़ाई शुरू होगी, एक दिन लड़ाई होगी, वो उनके लिए सच साबित हो गया। तो जब वो सच साबित ही हो जाता है, फिर आदमी अपनी पूरी दम से, पूरी अपनी जिजीविषा से युद्ध करता है, और वही काम हम देख पा रहे हैं ईरान की तरफ से होता हुआ। जी आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब बात आती है यूएस की, तो उनके यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, अब्राहम लिंकन, ये बाहुबली युद्ध पोतों की खूब चर्चा होती है। अभी मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, वहां पर भी लोग पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये युद्धपोत कहां गायब है, क्योंकि ईरान तो बार बार दावे कर रहा था कि हमने नुकसान पहुंचाया है, तोड़ने की कोशिश की है। आप अगर हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि ये दोनों युद्धपोत अभी कहां हैं, अमेरिका क्यों बचा रहा है, या फिर कोई और रणनीति इसके पीछे हो इसे दूर रखने की। मैरीटाइम वॉरफेयर में अमेरिका का ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ शिप्स है आउटसाइड देयर जोन। पहली बात, कारण क्योंकि शायद उनको ये उम्मीद थी पहले से कि नाटो उनका सपोर्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो इतनी दूर अपनी पूरी सारी फ्लीट्स को इंक्लूडिंग फोर्ड एंड लिंकन लेकर, फिर बॉक्सर को भी लेकर आ गए थे, जो उनका स्ट्रेटेजिक है। और यहाँ पे फ्रांस के पास, इंग्लैंड के पास अच्छी खासी नेवल पावर्स थी, बट अमेरिका ने इसको एंटिसिपेट किया था, इसलिए मूव इन किया। इसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लिंकन एंड फोर्ड की, अगर जो भी वहां पे स्थापित हैं, इनको एज अ स्ट्रेटेजिक कंसिडर्ड कॉल अमेरिका ने, जो बहुत छोटे या मीडियम रेंज के एरियल प्रोजेक्टाइल्स IRGC के पास हैं, उनकी रेंज से पीछे रखा हुआ है। तो डायरेक्ट ब्लॉकेज में जो ओमान और सदर्न कोस्ट ऑफ ईरान के बीच की एक लाइन आपने देखी होगी मैप में, जिसके पास इन्होंने ब्लॉकेज लगा रखी थी अमेरिका ने कि ईरान के जहाज यहां से नहीं जाएंगे। फिर 10 दिनों के लिए खोला था, लेकिन ये पिछले फ्राइडे से फिर से उन्होंने ऑफिशियली ईरान के पोर्ट से निकलने वाले सारे जहाज और ईरान का तेल लाने वाले सारे जहाजों के लिए ब्लॉकेज लगा दी। इसमें इनके छोटे फ्रिगेट्स इन्वॉल्व हैं जो कि फॉरवर्ड मूव किए हुए हैं, लेकिन अभी भी वो
इतना डिस्टेंस बनाकर रखा है ईरान की कोस्टल लाइन से कि अगर कोई ड्रोन जैसा स्लो मूविंग या लिटिल फास्ट मूविंग उसको इंटरसेप्ट करने का टाइम मिले। लेकिन अभी भी अगर हम याद करें, जब डिएगो गार्सिया पे 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तेहरान ने लाइक अ सरप्राइज, अल्टीमेट सरप्राइज ऑफ दिस वॉर वही था कि उनके पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी अभी एक्टिव हैं। उनसे अगर इन दोनों जहाजों पर हमला कर दिया गया तो इट विल बी काइंड ऑफ अ एब्सोल्यूट लॉस फॉर अमेरिका। इसी वजह से वो देखें आप, इतने टाइट सिचुएशन में भी इन जहाजों को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म्स वे। अमेरिका अपने सैनिकों को कभी भी हार्म्स वे में नहीं डालता है। उनके 2 सैनिक जब तेहरान में इजेक्ट किए थे तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने सारी ताकत लगा के उनको एक्सट्रैक्ट किया था। सिमिलरली उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये उनका नाक मानिए आप, 2-2, 3-3 फाइटर स्क्वाड्रन F-35 के, उसके अलावा होल लॉट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोडेड है। हालांकि ये दोनों युद्धपोत बहुत पुराने हैं, दशकों पुराने, 30, 40, 50 साल, बीच में कई बार इनको रेनोवेशन हुआ है। तो दे आर एक्टिव कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म, लेकिन बहुत रिस्क पे रहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी 3 दिन पहले आई थिंक नाटो की समिट में या कहीं पे उन्होंने बोला था कि एक दिन अचानक ईरान ने 111 प्रोजेक्टाइल्स लिंकन के ऊपर या फोर्ड के ऊपर फायर किए थे, एंड ही वाज वेरी ब्रेवली टेलिंग कि हमने 111 के 111 को मार दिया। तो आप समझ सकते हैं ये कितने सेंसिटिव हैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर, इतना कंसंट्रेटेड एफर्ट ऑफ ईरान, लेकिन इन्होंने एक भी उसमें से मिसाइल को इस शिप पे नहीं आने दिया था। सो दैट इज वन वेरी मेजर टैक्टिकल एज विच अमेरिका हैज। उन्होंने प्रेशर के लिए रखा हुआ है। ये न्यूक्लियर पावर्ड हैं, मतलब ये वहां पे 6 महीने 7 महीने साल भर विदाउट एनी रिफ्यूलिंग, क्योंकि समुद्र के पानी से न्यूक्लियर एक इनका ही अपने आप को चार्ज करते रहते हैं। फ्यूल सप्लाई बाहर से तेल नहीं चाहिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कब तक वहां होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि इसके गल्फ में आने से पहले भी ये एक्टिव सेल कर रहे थे, वो एक मेजर इशू होगा। कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि कुछ लोगों को इस पे रोटेट किया गया है काफी बड़ी मात्रा में पिछले सीज फायर के बाद से, तो शायद अभी ये फिर से एनर्जाइज होंगे टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग हॉल। जी बिल्कुल। एक सवाल और इसमें सर जो आम जनता के मन में काफ़ी होता है कि ईरान के दावों से ही संबंधित है कि अगर किसी तरह का हमला यूएस अब्राहम लिंकन हो चाहे गेराल्ड फोर्ड हो, इन दोनों पे अगर किया जाए युद्धपोतों पर, किसी तरह की कोई संभावना है कि ज्यादा कोई क्षति पहुंचाई जा सकती है, डूब सकता है, तबाह हो सकता है? कैसे समझ सकते हैं सर इसे? टॉर्पीडो एक बहुत मेजर एंगल रहता है, लेकिन इनके सोनार, इनके जो सेंसर हैं, ये जहाज स्टैंड अलोन नहीं है मुकुंद। इनकी एक पूरी चक्रव्यूह की तरह रणनीति होती है इनको सेफगार्ड करने की। ये न्यूक्लियस में होते हैं, इनके आगे 3, 4, 5 लेयर्स ऑफ रोविंग आईज, स्मॉलर बोट्स, रेडार सिस्टम्स होते हैं जो कि नेटवर्क्ड हैं, एक दूसरे से नेटवर्क्ड हैं। कोई भी और सैटेलाइट लिंक से डायरेक्ट कैप्चर करते हैं इनके 100-200 नॉटिकल माइल्स के आसपास में। कोई भी एरियल मूवमेंट, कोई भी सब सरफेस मूवमेंट, जैसे अंदर से टॉर्पीडो, ये जहाज इतने बड़े हैं, 300 मीटर, यू कैन इमेजिन कई फुटबॉल फील्ड। तो इनको एक टॉर्पीडो से इनके पोर्शन को डैमेज किया जाता है। इशू ये नहीं है इनको मेजर लाइक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, उसको ड्रॉप करने की क्षमता नहीं है ईरान की, उसको ड्रॉप करने में जो वेयरविदॉल लगता है। तो इनको छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल से हिट करके एक नोशनल विक्ट्री पा जाएगा ईरान। अदरवाइज इज देयर एनी मेजर थ्रेट टू दीज मेजर बैटलफील्ड्स? आई डोंट थिंक अभी प्रेजेंट कंडीशन में, जितना डिग्रेडेड है ईरानियन एयरफोर्स या उनके प्रोजेक्टाइल्स, सारी मिसाइल। लेकिन क्या ये आगे भी नहीं होगा? नहीं, हमें अच्छी तरह पता है मुकुंद कि अभी भी मिसाइल पावर ईरान की अच्छी खासी बरकरार है, और वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल अगर किसी भी तरह सडनली इन जहाजों पे मार देंगे, हम कहते हैं अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान ने अटैक किया, नहीं, इसका स्केल एंड वॉल्यूम में कोई बराबरी नहीं है मुकुंद। 130, 40, 50 टारगेट्स जो मारे हैं अमेरिका ने, और जो 3 मशीन गन की गोलियां या छोटे ड्रोन जो शिप्स पे मारे थे, और उसके बाद जो 5 टारगेट्स को कुवैत, बहरीन और कतार में मारा है, जिसके बाद वो झूठ फैला रहे हैं उनकी पीआर एजेंसी इरना की कि 3 अमेरिकन सोल्जर्स। सेंटकॉम ने ऑफिशियली डिनाई किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, और ये पॉसिबल नहीं है कि कतार में, कुवैत में अमेरिकी सैनिक मारे जाएं और अमेरिका उसको छिपा ले जाए। बॉडी बैग्स विल बी सीन। तो ये ऑफिशियल डिनायल सेंटकॉम का आ चुका है। इसके 2 मेजर कारण समझ आते हैं एज अ ओवरऑल एनालिस्ट, मैं बता सकता हूं। एक, ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रियलिटी है कि
ईरान की वॉर वेजिंग कैपेसिटी, जो कि वन ऑफ द प्राइमरी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था इस वॉर का अमेरिका इजराइल के, उसको हेविली डिग्रेड किया जा चुका है, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो उनका, जितना कुछ अंडरग्राउंड है, जो पहाड़ों के अंदर है, वहां तक अभी शायद बम्बार्डमेंट नहीं हो पा रही है। 25 मीटर से ज्यादा ये B2 के जो बॉम्ब्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, बंकर बस्टर बोलते हैं हम उसको, क्योंकि इन्होंने पहाड़ों के अंदर इतना डीप डिगिंग किया हुआ है मिसाइल सिटीज का कि वहां तक बॉम्ब्स नहीं जा पा रहे। तो अमेरिका ने एज अ नाइस टैक्टिक्स उनके एंट्रेंस और एग्जिट्स को बम्बार्ड किया हुआ है। तो अंदर अगर मिसाइल्स हैं या यूरेनियम है तो वैसे का वैसा है, बट उसको निकाल पाने में दिक्कत हो रही है। ये लोग जब रिपेयर कर रहे हैं उसको ब्लास्ट कर दिया जा रहा है। तो इसलिए अब इनकी मिलिट्री कैपेसिटी टू हिट इजराइल थ्रू एरियल रूट, ग्राउंड रूट तो बीच में इराक और सीरिया पड़ जाता है, तो एरियल रूट से ये मार पाएंगे उस किस्म की कैपेसिटी अभी नहीं बची है। जो थोड़ी मोड़ी बची होगी वो इन्होंने रिजर्व करके रखी होगी फॉर द फेज 2 ऑफ द वॉर। कोई भी एनालिस्ट इस बात को समझेगा कि एक साथ सारे वेपनरी को खत्म नहीं किया जा सकता, उनकी सप्लाई लाइंस बहुत मेजरली रुकी हुई हैं ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। और दूसरा, ये जो अटैक्स हो रहे हैं अभी सीज फायर के बाद से मुकुल, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड मानिए मेरी सोच से कि ये IRGC का एक रोग ग्रुप, एक स्प्लिट फैक्शन जो नहीं चाहता है किसी किस्म की बात या समझौता, वो कर रहा है और बहुत छोटे लेवल पर कर रहा है। टेलीविजन न्यूज कवरेज में, चाहे वो किसी भी दुनिया का न्यूज एजेंसी हो, BBC से लेके CNN तक की बात कर रहा हूं, ये जो कवरेज होती है ये इम्बैलेंस्ड होती है। हम कहते हैं अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान ने अटैक किया, नहीं, इसका स्केल एंड वॉल्यूम में कोई बराबरी नहीं है मुकुंद। 130, 40, 50 टारगेट्स जो मारे हैं अमेरिका ने, और जो 3 मशीन गन की गोलियां या छोटे ड्रोन जो शिप्स पे मारे थे, और उसके बाद जो 5 टारगेट्स को कुवैत, बहरीन और कतार में मारा है, जिसके बाद वो झूठ फैला रहे हैं उनकी PR एजेंसी इरना की कि 3 अमेरिकन सोल्जर्स, सेंटकॉम ने ऑफिशियली डिनाई किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। और ये पॉसिबल नहीं है कि कतार में, कुवैत में अमेरिकी सैनिक मारे जाएं और अमेरिका उसको छिपा ले जाए, बॉडी बैग्स विल बी सीन। तो ये ऑफिशियल डिनायल सेंटकॉम का आ चुका है। तो ये इजराइल को जो सिंगल आउट करके अभी छोड़ा हुआ है, वो ना सिर्फ अटैक नहीं कर रहे हैं, पिछले 5 दिनों से अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी, इजराइल ने कल और परसों ठीक ठाक बम्बार्डमेंट की है गाजा में भी और सदर्न लेबनान में भी, लेबनान बिल्कुल फोकस टारगेटेड। लेकिन उसके बारे में अभी तक ना गालिबाफ ने, ना वाहिदी ने, ना प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, किसी ने एक शब्द अटर नहीं किया। तो वहां एक इंटरनल वर्टिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, जिसको अमेरिका इसीलिए दे आर गोइंग स्लो, कि ये अगर अपने आप से ऑर्गेनिकली स्प्लिट हो जाए IRGC वर्सेस द सिविल गवर्नेंस, या IRGC के 2 फैक्शन, जिसमें एक जो बहुत छोटा फैक्शन है जो गन बोट्स को लेके मारता रहता था, लेकिन परसों जब उनकी 60-70 गन बोट्स को मार दिया गया, इंक्लूडिंग सम फिशरमैन बोट्स, जो बहुत छोटी छोटी बोट्स, ये इनके स्टेल्थ के एक्टिविटीज बड़े स्मार्ट होते हैं मुकुंद। ये मछली पकड़ने की बोट में जाके माइंस बिछा के आ जाते हैं जी, ताकि कोई पता ना कर पाए। उन बोट्स को भी USAF ने परसों और कल काफी मारा है, और उसके बाद से इन्होंने एक भी फायर नहीं कर पाए। एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है कि इन्होंने कल एक शिप को मारा जिसपे कुछ इंडियंस भी इंजर्ड हुए थे। जी मुकुंद, बिल्कुल। अब एक अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विराट जी, पहले आपसे लेते हैं, अगले 48 से 72 घंटे कितने निर्णायक है? क्या दुनिया किसी बड़ी तबाही, बड़े सैन्य ऑपरेशन, किसी नए मोर्चे की तरफ बढ़ेगी, या कोई समझौते वाली बात एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट में या उनके बयान में आएगी? देखिए, जैसा कि अभी सर ने बताया, जो दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, अमेरिका की और ईरान की, उसमें कोई मैच नहीं है। तो US ये जरूर है कि वो हमला कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटीज ज्यादा है, पर ईरान भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है, उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो भी खत्म नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अगर ईरान छोटे मोटे हमले करके भी कुछ ना कुछ, इनको लगातार शूट एंड शूट जिसे कहते हैं, कि उनको मार के भाग गए, फिर उसके बाद छुप गए पहाड़ में, तो ये अगर लगातार करता रहता है तो अमेरिका के लिए दिक्कत वैसी ही की वैसी बनी हुई है। जितना युद्ध लंबा चलता है उतनी ही इमेज, और उतनी ही इसकी इमेज को धक्का पहुंच रहा है अमेरिका की, ट्रंप की। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस पूरे बातचीत का, या इस पूरे जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, इसमें बातचीत ही अंतिम, इसमें निर्णायक चीज बनेगी। क्योंकि दोनों ही देश, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जो चाहा वो कर लिया, टोटल विन नहीं हुई है अमेरिका की, और ये हमें समझना पड़ेगा कि बातचीत से ही इस मुद्दे का हल निकलेगा। और या तो फिर जो अमेरिका सोच रहा है कि ये इनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा,
खत्म कर देगा ईरान की लड़ने की कैपेबिलिटी, ये मेरे को तुरंत में होते दिख नहीं रही है, क्योंकि पिछले 5 महीने में ऐसा अमेरिका करने में सफल नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल आशीष जी, आपसे भी यही सवाल, अगले 48 से 72 घंटे दुनिया क्या कुछ नया देख पाएगी, या फिर वही घिसा पिटा ट्रंप का पुराना समझौते वाला मामला और पोस्ट कुछ नजर आएगा हमें? इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे बहुत मेजर्ड रखने पड़ेंगे अपने वर्ड्स, क्योंकि बिल्कुल सर, आप रखिए। एज अ डिफेंस एनालिस्ट अगर हम बोलते हैं जिसके हम कयास लगा रहे हैं, तो एक पैनिक सिचुएशन, बट काफी लाइकली है कि अगर ईरान का IRGC का स्प्लिट फैक्शन, जो रोग फैक्शन है, वो हॉर्मुज से अपनी दावेदारी खत्म नहीं करता है, और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ओमान ने ऑलमोस्ट एग्री कर लिया है कि अगर ईरान अपने साइड का वाटरवे नहीं देगा तो हम देंगे अपने साइड का वाटरवे फॉर फ्री शिपिंग, इंटरनेशनल शिपिंग, जिससे भी IRGC बहुत नाराज है ओमान से। उनके आपस में काफी मेजर, हालांकि कोशिश हो रही है कतार की तरफ से कि उनको फिर से अलाइन कर लिया जाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट समथिंग टू डू विद रिलीजन ऑल्सो। लेकिन अगर IRGC का वो फैक्शन ये एक्टिविटीज करता रहा तो वी आर वेरी लाइकली टू सी, हमें बहुत चांसेस है ये दिखने के कि अमेरिका की तरफ से एक मेजर एरियल असॉल्ट होगा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंक्लूडिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग द ब्रिजेस। डिसैलिनेशन प्लांट्स भी ट्रंप ने बोला है, लेकिन वो धमकी थी, लेकिन ब्रिजेस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट, इंक्लूडिंग बुशहर में जो इनका न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल प्लांट है, जो मेजर इनका टारगेट 1 था अमेरिका का फेज 2 के लिए, इस पे अटैक होने के चांसेस अच्छे खासे हैं मुकुल, इन द नेक्स्ट 24-48 आवर्स यू कैन से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हमारे दर्शकों को इतनी आसान भाषा में जानकारी देने के लिए, मौजूदा हालात समझाने के लिए, और आने वाले 48 से 72 घंटे क्या कुछ हो सकता है दुनिया भर के लिए, इस विशेषकर अगर हम बात करते हैं उस आर्थिक गलियारे की, हॉर्मुज के लिए कितना प्रभावी रहने वाला है। बहरहाल अपडेट देते दर्शकों आपको, अपडेट ये कि 24 घंटे में 140 ईरानी ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की बात कही है। इसके साथ ईरान के भी दावे हैं कि 85 से 90 ठिकाने ऐसे हैं जो हमने भी दहलाए हैं, इसमें कुवैत, कतर, बहरीन और जॉर्डन जैसे अमेरिकी बेस शामिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अपडेट है वो बड़ी अपडेट है रशिया के डूम्सडे प्लेन को लेकर, एक ऐसा प्लेन जो कि प्रलय का विमान कहा जाता है, यानी कि आर्या पार की लड़ाई के लिए। अब ईरान उसका कैसे इस्तेमाल करता है, तेहरान में उसका क्या उपयोग होता है, ये हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। आने वाले 48 घंटे भी काफी कुछ तय करने वाले हैं, मामले पर नजर रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.